इंडिया का फार्मा सेक्टर दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट फार्मा सेक्टर है। हमें फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इंडियन फार्मा सेक्टर ने 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा का सेल्स जनरेट किया एंड ये सेक्टर अराउंड 10% से ग्रो कर रहा है। डेवलप्ड कंट्रीज इंडिया के फार्मा सेक्टर को ट्रस्ट करते हैं, स्पेशली यूएस बेस्ड कंपनीज। एंड हाल ही में यूएस में 2 ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं जिससे इंडियन फार्मा कंपनीज को बेनिफिट मिल सकता है। एक तो यूएस में $251 बिलियन के पेटेंटेड मेडिसिन ऑफ पेटेंट जाने वाले हैं। $250 बिलियन यानी लगभग 21 लाख करोड़ रुपीस। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड दूसरा, यूएस में बायोसिक्योर एक्ट पास होने की बात चल रही है जिसके तहत यूएस कंपनीज को चाइना पर रिलायंस कम करना पड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट भी इंडिया के फार्मा सेक्टर को मिल सकता है। हमें ये दोनों न्यूज काफी इंटरेस्टिंग लगे तो हमने इस सेक्टर पे रिसर्च स्टार्ट किया। फार्मा सेक्टर पे बहुत पॉजिटिव न्यूज मिले बट कुछ रिस्क्स भी समझ आए। रिस्क्स जैसे कि फार्मा स्पेस में ड्रग्स की मार्केटिंग के लिए बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। फार्मा एक हाईली रेगुलेटेड सेक्टर है। रिसर्च करते हुए हमने पढ़ा कि इंडिया में इन रूल्स को लेकर कुछ चेंजेस आ सकते हैं और कंपनीज को नए मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स डेवलप करने पड़ सकते हैं। इससे उनके शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पे भी हिट आ सकता है। साथ ही साथ इस सेक्टर में बहुत इंटरेस्टिंग इनोवेशंस भी हो रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम ये सारी चीजें डिटेल में समझें, फार्मा सेक्टर को अच्छे से एनालाइज करें। आप पेन और पेपर लेकर रेडी हो जाओ, इनसाइट्स नोट कर लो। सोर्सेज मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। वीडियो को हमने 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट, बेसिक्स अबाउट द फार्मा इंडस्ट्री। इसमें हम समझेंगे कि फार्मा इंडस्ट्री का वैल्यू चेन कैसा है, प्लस एक न्यू ड्रग बनने का प्रोसेस कैसा होता है। सेकेंड, इंडिया में फार्मा इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कैसा है, कौन से तरह के मेजर मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं, कितना एक्सपोर्ट होता है, क्या इंपोर्ट होता है, ये सब समझेंगे। एंड फाइनली लास्ट सेगमेंट में इंडियन फार्मा सेक्टर के फ्यूचर ट्रेंड्स को एक्सप्लोर करेंगे। स्पेस में कुछ इंटरेस्टिंग इनोवेशंस भी हो रहे हैं, प्लस रेगुलेटरी चेंजेस भी आ सकते हैं, तो उसका इंपैक्ट भी समझेंगे। वीडियो में बहुत सारे इंसाइट्स हैं, तो लास्ट तक बने रहना। शुरू करते हैं। फार्मा का वैल्यू चेन किसी भी और इंडस्ट्री के वैल्यू चेन से बहुत डिफरेंट है। फर्नीचर, सीमेंट, कपड़ा, इन सब का वैल्यू चेन ब्रॉडली सिमिलर ही होता है। रॉ मटेरियल प्रोक्योर करो, मैन्युफैक्चर करो और फिर सेल करो। बट फार्मा इंडस्ट्री में इसके पहले भी बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। फार्मा कंपनीज एट द एंड ऑफ द डे करती क्या है ये समझते हैं। वो ह्यूमन बॉडी के इश्यूज सॉल्व करते हैं, डिजीजेस को टैकल करते हैं। तो ये एक आउटकम ड्रिवन सेक्टर है। जिस दवाई ने जितना अच्छा काम किया उसकी उतनी सेल्स होगी। असरदार मेडिसिन बनाने के पीछे मेजरली 3 मेन स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। स्टेप 1, ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। इसमें ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है जो एक स्पेसिफिक इशू या बीमारी को टैकल करने की पोटेंशियल रखते हैं। लैब में बहुत सारे टेस्ट एंड ट्रायल्स किए जाते हैं ताकि जो भी कंपाउंड्स बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उनको सिलेक्ट किया जा सके। फिर नेक्स्ट फेज आता है क्लिनिकल ट्रायल्स का। पहले लैब्स में ट्रायल्स होते हैं, फिर एनिमल पे ट्रायल किए जाते हैं एंड फाइनली ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं। ह्यूमन ट्रायल्स तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रेगुलेटरी अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। आप यूं ही किसी ह्यूमन पे कोई ड्रग ट्राई नहीं कर सकते हो। तो ड्रग्स के स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स वगैरह को अच्छे से एनालाइज किया जाता है बिफोर दे आर रेडी फॉर ह्यूमन ट्रायल्स। जिन ड्रग्स को ह्यूमन ट्रायल्स के लिए क्लियरेंस मिल जाता है उनको IND बोलते हैं। IND यानी इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। फिर ह्यूमन ट्रायल्स के बाद भी ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स को नोट किया जाता है एंड सेफ्टी एंड एफिकेसी चेक्स होते हैं। सूटेबल डोज को डिटरमाइन किया जाता है एंड फिर जब फाइनली INDs को रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाता है तो ये अपने फाइनल स्टेप यानी कमर्शियल मैन्युफैक्चर के लिए रेडी हो जाते हैं। एंड इसीलिए कोई भी न्यू ड्रग बनाने के प्रोसेस में 10 years एंड अराउंड $1 बिलियन लग सकता है। फार्मा सेक्टर में न्यू ड्रग को टेक्निकली न्यू केमिकल एंटिटी या NCE बोलते हैं। एंड दोस्तों, इस न्यू ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस में ना बहुत सारी अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व होती हैं। ड्रग इफेक्टिव होंगे कि नहीं, उनमें कुछ साइड इफेक्ट होगा क्या, अथॉरिटीज की अप्रूवल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। शायद इसीलिए इसका सक्सेस रेट 0.01% है। ये UPSC के सक्सेस रेट से भी खराब है। ये सारी चीजें इनोवेटिव ड्रग मैन्युफैक्चरिंग को रिस्की बनाती है। इंडिया में हमारे पास इतना रिस्की कैपिटल अवेलेबल नहीं है। शायद इसीलिए हमारा 90% से भी ज्यादा मार्केट जेनेरिक्स का है। इनोवेटर्स का मार्केट लेस देन 10% है। जो ड्रग्स इनोवेटर्स इन्वेंट करते हैं, जेनेटिक ड्रग मेकर्स उन्हें कॉपी करते हैं एंड मार्केट में सेल करते हैं।
बट क्या ये इलीगल नहीं साउंड कर रहा है? नहीं, जेनरिक ड्रग मेकर्स ऑफ पेटेंट ड्रग्स बनाकर बेचते हैं। दे ऑपरेट लाइक अ मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। जहां एक तरफ इनोवेटर कंपनीज को टेक्निकल चैलेंजेस, अनसर्टेनिटीज और हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट जैसे हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं, वहीं दूसरी तरफ जेनरिक कंपनीज को प्रोडक्शन कॉस्ट कम रखने होते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करना होता है। कुछ इनोवेटर कंपनीज खुद मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, बट कुछ कंपनीज ये सब काम आउटसोर्स कर देती हैं। दोस्तों, इनोवेटर्स के पास 20 इयर्स ही होता है अपने पेटेंटेड ड्रग को बेचने के लिए, बट इफेक्टिवली उन्हें 10 to 12 इयर्स ही मिलता है, क्योंकि वो ड्रग डिस्कवरी वाले फेज में ही पेटेंट फाइल कर देते हैं और ड्रग का जो डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट वाला फेज होता है उसमें ही 8 to 10 इयर्स चले जाते हैं। तो इनोवेटर कंपनीज को बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता उस पेटेंटेड ड्रग से पैसा बनाने के लिए। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है नोवो नॉर्डिस्क का, जो एक इनोवेटर कंपनी है। तो डायबिटीज सॉल्व करने के लिए ओजेम्पिक और जो ओबेसिटी सॉल्व करने के लिए वीगवी जैसे ड्रग्स बेच रहा है। इस कंपनी ने 30 इयर्स पहले R&D स्टार्ट किया, $10 बिलियन इन 2 ड्रग्स पे लगाया और अब इन 2 ड्रग्स ने कंपनी को $50 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू ऑलरेडी दे दिया है। तो दोस्तों, ये तो हुआ न्यू ड्रग डेवलपमेंट। अब ड्रग के ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी एक बार समझ लेते हैं। ये हर ड्रग, चाहे ओल्ड हो या न्यू, सबके लिए मोर और लेस सेम ही होता है। एक ड्रग को बनाने के लिए सबसे पहले की स्टार्टिंग मटेरियल लगता है। ये बेसिक केमिकल कंपाउंड होते हैं जिसके बिना मेडिसिन मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता। KSM को प्रोसेस करके इंटरमीडिएरीज बनाया जाता है और फिर इन इंटरमीडिएरीज को यूज करके APIs यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाए जाते हैं। जी हाँ, आपने ये APIs का मेंशन बहुत सारे न्यूज चैनल पे सुना होगा। ये मेडिसिन का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। इसके वजह से बॉडी में जो डिजायर्ड इंपैक्ट क्रिएट करना होता है वो आता है। मेडिसिन के ओवरऑल कॉस्ट का लगभग 40% APIs का होता है। फिर मार्केट में अगर प्राइस फ्लक्चुएशंस हो, डिमांड सप्लाई फ्लक्चुएशंस हो, तो ये कॉस्ट बढ़ के टोटल कॉस्ट का 70 to 80% भी जा सकता है। बट क्या हम APIs ही डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं? यही दवाई होती है? नहीं, APIs को प्रोसेस करके फाइनली फॉर्मुलेशंस में कन्वर्ट किया जाता है। APIs में बाइंडिंग एजेंट्स ऐड करके इन्हें टैबलेट्स, कैप्सूल्स, सिरप्स, इंजेक्शंस जैसे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इसी को फॉर्मुलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैरासीटामोल एक API है और उसका टैबलेट एक फॉर्मुलेशन है। फिर इन फॉर्मुलेशंस को ही ब्रांडिंग करके अलग अलग कंपनीज, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर्स को बेचती है। जैसे क्रोसिन या डोलो, ये ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस हैं जो टैबलेट फॉर्म में बिकते हैं। अब देखो, ये तो हुआ दवाई बनाने का प्रोसेस। अब चलिए इंडिया के फार्मा सेक्टर के स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखते हैं कि किस तरह के डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं और कौन से ज्यादा प्रिविलेंट हैं। इंडिया का फार्मा सेक्टर ना काफी ब्रॉड है। हमारे यहाँ 3000 से ज्यादा फार्मा कंपनीज हैं, तो जाहिर है बहुत सारे डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स भी एग्जिस्ट करते होंगे। बट इनमें भी 3 मेजर टाइप्स ऑफ बिजनेसेस हैं: API मैन्युफैक्चरर्स, फॉर्मुलेटर्स एंड कॉन्ट्रैक्चुअल या आउटसोर्सिंग कंपनीज। ऑल्सो, जैसा मैंने बताया, इंडिया में 90% से ज्यादा मार्केट जेनरिक्स का है। हम 60+ थेराप्यूटिक कैटेगरीज में 60,000 जेनरिक ड्रग्स प्रोड्यूस करते हैं। ग्लोबल डिमांड का 20% रिक्वायरमेंट इंडियन कंपनीज ही फुलफिल करती है। तो हमारा फोकस भी जेनरिक्स पे रहेगा इस वीडियो के लिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले API मैन्युफैक्चरर्स। ये हमारे ओवरऑल फार्मा मार्केट का 35% शेयर है। इंडिया में 500 से ज्यादा वैरायटी के APIs मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। एज पर स्टैटिस्टा, 2023 में वर्ल्ड का 20% API प्रोडक्शन इंडिया में हुआ था। एंड एज पर investindia.gov, इंडिया का API सेक्टर 2027 तक 13.7% के CAGR से ग्रो करेगा। ये तो हुआ API बिजनेस का मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक। बट हाउ डज दिस बिजनेस एक्चुअली वर्क? API का बिजनेस ना एकदम कमोडिटी बिजनेस की तरह है। इसको बल्क ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं। अगर 2 मैन्युफैक्चरर्स पैरासीटामोल बना रहे हैं तो उन दोनों के प्रोडक्ट में डिफरेंस नहीं होता है। इनके कस्टमर्स मोस्टली फॉर्मुलेटर्स होते हैं एंड फॉर्मुलेटर्स किसी भी API मैन्युफैक्चरर से APIs ले सकते हैं। APIs फॉर्मुलेटर्स के लिए एक रॉ मटेरियल की तरह है। तो फॉर API मैन्युफैक्चरर्स, कॉस्ट कम रखना एंड प्रोडक्ट क्वालिटी और कंसिस्टेंसी इंश्योर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अलग अलग कंपनीज अलग अलग APIs पे फोकस करके उनके प्रोडक्शन में एक्सपर्टीज लाते हैं। एंड इंडिया में आरती फार्मा जैसे कंपनीज, डिविस लैबोरेटरीज जैसे कंपनीज ढेर सारे APIs मैन्युफैक्चर करते हैं। आरती लैब्स 54 APIs मैन्युफैक्चर करता है, वहीं डिविस लैबोरेटरीज 30 जेनरिक APIs मैन्युफैक्चर करती है। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात,
अगर आप किसी भी एपीआई मैन्युफैक्चरर को एनालाइज करो तो ये जरूर ध्यान देना कि कंपनी का एपीआई पोर्टफोलियो कितना ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। अगर कंपनी गिने चुने एपीआईज ही बेचती है तो उसमें हायर रिस्क हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सोलारा एक्टिव फार्मा साइंसेस का 25% रेवेन्यू काफी सालों से आइबुप्रोफेन पे डिपेंडेंट रहा है और आइबुप्रोफेन का ग्रोथ रेट बहुत कम है। 2024 से 2034 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये सिर्फ 2.5% CAGR से ग्रो करेगा। तो आइबुप्रोफेन पे ओवर डिपेंडेंसी सोलारा एक्टिव फार्मा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। शायद इसीलिए सोलारा एक्टिव फार्मा के लेटेस्ट कॉन कॉल में कंपनी ने क्लैरिफाई भी किया था दैट दे आर डी रिस्किंग दिस बाय क्रिएटिंग डिफरेंट एनालॉग्स ऑफ आइबुप्रोफेन, मतलब डिफरेंट वैरायटीज ऑफ आइबुप्रोफेन, बट फिर भी उनका कॉन्सेंट्रेशन आइबुप्रोफेन का ही है। लॉरस लैब्स का भी कुछ ऐसा ही हाल है, वो भी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। Is Laurus a one product company? Is not the case anymore. Is Laurus a one therapy company? People still attach antiretrovirals to Laurus Labs right now. It's very obvious. But we are moving away from that. इस सेक्टर में, एपीआई सेक्टर में कंपनीज दो तरह से ग्रो कर सकती हैं, एग्जिस्टिंग एपीआईज का सेल्स बढ़ा के या न्यू एपीआईज अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके। इंडियन फार्मा सेक्टर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मेजरली न्यू एपीआई मैन्युफैक्चरिंग सेल्स से ही ग्रोथ आएगा एंड इसके पीछे दो मेजर रीजंस हैं। एक तो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड दूसरा बेनिफिट फ्रॉम ग्लोबल सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज की चाइना +1 स्ट्रैटेजी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंस हमें कोविड के टाइम पर समझ आया था। वी रियलाइज्ड कि हम अपने खुद के एपीआईज का 50% रिक्वायरमेंट इंपोर्ट से फुलफिल करते थे, उसमें भी हम लगभग 70% इंपोर्ट्स के लिए चाइना पे डिपेंडेंट थे। 58 एपीआईज के लिए इंडिया चाइना पे हेविली डिपेंडेंट था। फॉर एग्जाम्पल, पेनिसिलिन जी जैसा इंपॉर्टेंट एपीआई लास्ट 30 ईयर्स से इंडिया में प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा था। तो इसीलिए अब चाइना पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने थोड़ा काम स्टार्ट किया है। केएसएम, इंटरमीडिएट्स और एपीआईज के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज करने के लिए 2 पीएलआई स्कीम्स निकाले गए हैं और आंध्र प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क्स को सेटअप करने का प्लान किया गया है। ऑल्सो यूएस जैसी कंट्री से एक्सपेक्टेड है कि उनका थोड़ा डिमांड इंडिया आएगा। चाइना से डीरिस्क करने के लिए इंडियन पार्टनर्स एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। इन सब के चलते एपीआई मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही है। 2024 में अराउंड 3900 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स प्लान किए गए थे। ये टारगेट एक्सीड हो चुका है। अक्रॉस 32 प्रोजेक्ट्स 4000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट किया गया है। अक्टूबर 2024 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने औरोबिंदो फार्मा की एक पेनिसिलिन जी प्लांट को इनॉग्रेट किया था। ये वही मेडिसिन है जो लास्ट 30 ईयर से हम इंपोर्ट ही किए जा रहे हैं। अब हम ये खुद बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। इट इज अ बिग विन फॉर आवर कंट्री। तो दोस्तों, इन सब रीजन से आज इंडिया के लिए एपीआई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में फास्ट ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब आ जाते हैं फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरर्स यानी फॉर्मुलेटर्स पे। फॉर्मुलेटर कंपनीज एपीआईज लेती हैं और उसको कैप्सूल, ड्रग, इंजेक्शन जैसे कंज्यूमेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं। फिर उसमें से कुछ कंपनीज उसको अनब्रांडेड आगे दूसरे जेनरिक ब्रांड्स को सेल करती हैं या फिर खुद के ब्रांड के अंदर भी सेल कर सकती हैं। स्क्रीन पे कुछ बड़ी फॉर्मुलेशन कंपनीज हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। इंडिया में 51% फॉर्मुलेशंस एक्सपोर्ट मार्केट के लिए बनता है और बाकी 49% डोमेस्टिक मार्केट में कंज्यूम हो जाता है। फार्मा एक्सपोर्ट्स में ड्रग फॉर्मुलेशंस और बायोलॉजिकल्स ही सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं। ये टोटल एक्सपोर्ट्स का लगभग 74% कंट्रीब्यूट करते हैं एंड यूएस इसमें हमारा सबसे बड़ा मार्केट है। तो जाहिर सी बात है कि यूएस में कुछ भी रेगुलेशंस में अगर चेंजेस आते हैं तो उसका पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया में देखने मिलता है। ये तो हुए एक्सपोर्टर्स। अब जो कंपनीज इंडिया मार्केट के लिए मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उन्हें हम डोमेस्टिक फॉर्मुलेटर्स या डॉम फॉर्म बोलते हैं। एवेंडस के एक रिपोर्ट के हिसाब से 2019 से 2024 के बीच में जो ये डोमेस्टिक फॉर्मुलेटर वाली कंपनी थी, इन्होंने स्टॉक मार्केट में 21% से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, जबकि जो एक्सपोर्ट फोकस या डाइवर्सिफाइड फार्मा कंपनीज हैं उन्होंने 16% रिटर्न्स दिए हैं। दोनों ही निफ्टी के 14% रिटर्न से हायर हैं। डॉम फॉर्म वाला मार्केट भी मेजरली जेनरिक्स पे फोकस्ड है और जेनरिक्स में भी 3 मेजर कैटेगरीज हैं। डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ ब्रांडिंग एंड द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई है। ये कैटेगरीज हैं ब्रांडेड जेनरिक, ट्रेड जेनरिक और जेनरिक जेनरिक। वापस पैरासीटामोल का एग्जांपल लेते हैं। जब पैरासीटामोल सिर्फ सॉल्ट नेम से बेचा जाता है तो वो जेनरिक जेनरिक कैटेगरी में आता है। अगर कोई कंपनी उसी पैरासीटामोल पे अपना ब्रांड नेम लगा के स्टॉकिस्ट और रिटेलर्स के थ्रू बेचती है तो उसे ट्रेड जेनरिक कहते हैं।
और जब बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज पैरासीटामोल पे एक प्रीमियम ब्रांड नेम लगा के उसको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू बेचते हैं, डॉक्टर्स से प्रेस्क्राइब करवाते हैं, तो उसे ब्रांडेड जेनरिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डोलो या क्रोसिन। मेडिसिन सब एक ही है, बस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और प्राइसिंग अलग है। और इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में सेल होने वाले 72% मेडिसिन ब्रांडेड जेनरिक्स के कैटेगरी में फॉल करते हैं। ये एकदम एफएमसीजी बिजनेस की तरह चलता है। एवेंडस के एक रिपोर्ट के हिसाब से कंपनीज अपने रेवेन्यू का 10 से 15% ऑफ सेल्स मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे स्पेंड कर देते हैं। और ये एक क्रिटिकल फैक्टर है जिसपे इन कंपनीज का सक्सेस डिपेंड करता है। सन फार्मा, अबॉट, सिप्ला, मैनकाइंड, डॉक्टर रेड्डीज, ये सब ब्रांडेड जेनरिक वाली कैटेगरी में ही आते हैं। दीज आर मोर ऑफ ब्रांड प्लेस। सारे ही ब्रांड का फोकस रहता है कि उनका नाम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे हो। तो फार्मा कंपनीज रेवेन्यू का 25 से 30% और खर्च करके बड़ी बड़ी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव टीम्स खड़ी करती हैं। एंड एज अ रिजल्ट कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से 90% से ज़्यादा डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्केटिंग। बट क्या आपने सोचा है ब्रांडेड जेनरिक्स का मॉडल वर्क ही क्यों करता है? इंडिया जैसी कंट्री जहां हम हर चीज़ का एक सस्ता ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं, वहां हम जेनरिक क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि एज पर एवेंडस रिपोर्ट इंडिया का 20% मार्केट नकली ड्रग्स का है। कुछ कंपनी सब स्टैंडर्ड, स्पूरियस और काउंटरफीट ड्रग्स बनाते हैं और लोकल मार्केट्स में बेचते हैं। एज पर अ बिजनेस स्टैंडर्ड आर्टिकल फ्रॉम अगस्त 2023, 0.1% से भी कम ड्रग्स को क्वालिटी के लिए टेस्ट किया जाता है। इसीलिए लोग ब्रांडेड जेनरिक्स पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि दवाइयों के मामले में कौन ही रिस्क लेगा। तो ब्रांडेड जेनरिक्स बनाने वाली कंपनीज ने क्वालिटी एश्योरेंस दे के मार्केट में ट्रस्ट जीता है एंड उसी का उन्हें प्रीमियम मिलता है। इन एन आइडियल केस, अगर इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेसेस स्ट्रांग हो तो ब्रांडेड जेनरिक्स इतना प्रीमियम कभी इंजॉय नहीं कर पाएगा। रेट में डिफरेंस देखो, डोलो 650 mg के 15 टैबलेट्स 12% ऑफ के बाद 30 रुपीज में बिक रहे हैं, और वहीं जन औषधि के लिस्ट में पैरासीटामोल 650 mg 8 रुपीज में सेल हो रहा है। अक्रॉस मेडिसिन ये ट्रू है, जेनेरिक मेडिसिन का कॉस्ट 70 to 90% कम होता है, बट ब्रांड्स भी एक लिमिट तक प्राइस बढ़ा सकते हैं। इसके अराउंड चेक्स एंड बैलेंसेस डेफिनेटली हैं, थैंक्स टू आवर रेगुलेशंस। इंडिया में रेगुलेटर्स नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन और ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के थ्रू कुछ एसेंशियल मेडिसिन के प्राइसेस को कंट्रोल में रखते हैं। जो ड्रग्स इन कैटेगरीज में फॉल नहीं करते या एसेंशियल मेडिसिन के लिस्ट में नहीं आते, उनमें भी ईयरली मैक्सिमम 10% प्राइस इंक्रीज अलाउड है। एंड नॉट जस्ट प्राइसेस, आने वाले सालों में डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस के लिए भी रूल्स इंपोज किए जा सकते हैं। अगस्त 2023 में नेशनल मेडिकल कमीशन ने डॉक्टर्स के लिए प्रेस्क्रिप्शन में ही जेनरिक मेडिसिन लिखना कंपलसरी कर दिया था, लेकिन फिर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस ने कहा कि अभी अनब्रांडेड ड्रग्स की क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, उस पर उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनको नहीं है, तो फिर इस रेगुलेशन को थोड़े ही दिनों में पॉज कर दिया गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज नहीं तो कल ये रेगुलेशंस आ ही जाएंगे। इंडियन गवर्नमेंट भी जेनरिक मेडिसिन को फुल फोर्स में प्रमोट कर रही है। इंडिया भर में 13,000 से ज्यादा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र बनाए गए हैं। इन सब न्यू डेवलपमेंट्स को देखते हुए फार्मा कंपनीज भी धीरे धीरे डाइवर्सिफाई कर रही है, ट्रेड जेनरिक चैनल बिल्ड कर रही है। ट्रेड जेनरिक्स का 40% बिजनेस टॉप 5 प्लेयर्स के पास है एंड 2019 से 2024 के बीच ये चैनल लगभग 14% CAGR से ग्रो किया है। 2028 तक एक्सपेक्टेड है कि फॉर्मुलेटर्स का ओवरऑल मार्केट 10.5% से ग्रो करेगा। ट्रेड जेनरिक्स में 15% वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, जिसकी वजह से फॉर्मुलेटर वाली कैटेगरी का वैल्यू या रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा लोअर हो सकता है। क्यों? क्योंकि ब्रांडेड जेनरिक्स वाला जो प्रीमियम मिल रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा। चलिए अब थर्ड एंड फाइनल मॉडल यानी आउटसोर्सिंग पे चलते हैं। ध्यान रहे, API मैन्युफैक्चरर्स एंड फॉर्मुलेटर्स भी कॉन्ट्रैक्चुअल आउटसोर्सिंग करते हैं। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरी नहीं है। हमने कॉन्ट्रैक्टर्स वाला मॉडल अलग से पिक किया है टू अंडरस्टैंड कि ये स्पेशलाइज्ड आउटसोर्सिंग कंपनीज फार्मा वैल्यू चेन में एंड सेक्टर के ग्रोथ में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बाहर की बहुत सारी कंपनीज इंडिया में अपना काम आउटसोर्स कर देती है, इसलिए शायद इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है एंड वी आर नॉट कंप्लेनिंग। हमें इससे बहुत फायदा होता है, बट दूसरी कंट्रीज हम पे इतना ट्रस्ट क्यों करती है? इसके मेनली 3 रीजंस हैं: कॉस्ट एडवांटेज, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन और हाई डेंसिटी ऑफ FDA अप्रूव्ड प्लांट्स इन इंडिया। जो चीज US में 100 में बनती है वही इंडिया में 40 में बन जाती है।
एंड इंडिया के कॉस्ट बाकी रीजन्स के कंपैरिजन में भी कम है, तो यहाँ कॉस्ट एडवांटेज डेफिनेटली है। सेकेंड, द डाइवर्सिफिकेशन फैक्टर। कोविड के बाद सब कंट्रीज अपने वैल्यू चेन डाइवर्सिफाई करने का सोच रहे हैं। चाइना +1 हर इंडस्ट्री में सुनने को मिल रहा है। फार्मा में भी यही ट्रेंड सामने आ रहा है। यूएस में तो एक बायोसिक्योर एक्ट की भी बात चल रही है। अगर ये एक्ट पास हो जाता है तो यूएस की कंपनीज को चाइनीज कंपनीज से डिसएसोसिएट करना पड़ेगा और न्यू कोलैबोरेटर्स ढूंढने होंगे। एंड थर्ड, यूएस के बाद सबसे ज्यादा एफडीए अप्रूव्ड प्लांट्स इंडिया में ही हैं। हमारे पेटेंट लॉ स्ट्रांग है, हमारा फार्मा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो रहा है और हमारे पॉलिसी लैंडस्केप को भी हम इंप्रूव करते जा रहे हैं। इन सारे फैक्टर्स ने इंडिया को आउटसोर्सिंग के लिए एक अट्रैक्टिव हब बना दिया है। बट ये ना एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है और इसमें बहुत अप्रूवल्स लगते हैं, तो एंट्री बैरियर्स हाई है। इनोवेटर कंपनीज भी एक लंबे चेकलिस्ट के साथ आते हैं जिसको क्वालिफाई करना बहुत इजी नहीं होता है, तो कोई भी डील फाइनल होने में काफी इयर्स लग जाते हैं। बट जो कंपनीज इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं वो वैल्यू चेन के अलग अलग हिस्से पे फोकस कर रही हैं एंड उसके बेसिस पे कंपनीज के रिस्क और रिवॉर्ड्स भी चेंज होते जाते हैं। उनको उस तरह का काम मिलता है, उनकी एक्सपर्टीज उस तरह से डेवलप होती है, उनकी टीम की एक्सपर्टीज उस तरह से डेवलप होती है एंड वो उसी तरह से फिर आगे स्केल करते जाते हैं। इस चार्ट को देखो, इसमें इंडिया के मेजर आउटसोर्सिंग कंपनीज के डिटेल मिलेंगे। आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर आराम से स्टडी कर सकते हो। CRDMO, CDMO, CRO एंड CMO ये सब टेक्निकल एब्रिविएशंस हैं टू डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज इन दिस इंडस्ट्री। CRDMO का मतलब कंपनी रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग तीनों सर्विसेज दे सकती है। जैसे जैसे अल्फाबेट्स कम होते हैं वैसे वैसे स्कोप ऑफ सर्विसेज भी कम होते हैं। जैसे CRO सिर्फ रिसर्च सर्विसेज देते हैं एंड CMOs सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज देते हैं। इंडिया में ज्यादा कंपनीज का फोकस CDMO एंड CMOs पे है एंड इसी में ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है आने वाले सालों में, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। आई होप अब आपको APIs, फॉर्मुलेटर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स के बिजनेस डायनामिक्स समझ आए। तो चलिए आज के फाइनल सेगमेंट पे चलते हैं एंड इंडियन फार्मा सेक्टर के फ्यूचर को एक्सप्लोर करते हैं। 2030 तक $251 बिलियन का पेटेंटेड मेडिसिन ऑफ पेटेंट जाने वाला है। ये अलग अलग टाइम पे अलग कंट्रीज में ऑफ पेटेंट होगा एंड एज यू कैन इमेजिन इससे इंडिया की फार्मा कंपनीज को बहुत बूस्ट मिल सकता है, स्पेशली उन कंपनीज को जो ऑलरेडी यूएस मार्केट को सर्व कर रहे हैं। जाइडस लाइफ साइंसेज, टोरेंट फार्मा, औरोबिंदो फार्मा एंड अजंता फार्मा इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। और याद है वो डायबिटीज और वेट लॉस ड्रग जिसके बारे में हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के, वही कंपनी जो ओजेम्पिक और वीगवी बना रही है। 2026 में इंडिया में ये ड्रग्स ऑफ पेटेंट होने वाले हैं। इंडिया में डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला उसका जेनरिक वर्जन लॉन्च कर सकते हैं। सन फार्मा भी अपना खुद का फॉर्मुलेशन बना सकती है। इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। अगर ये इंडिया में लॉन्च होता है तो हमारे पॉपुलेशन को इससे बहुत फायदा मिल सकता है। ऑफ कोर्स इसके साइड इफेक्ट्स वगैरह स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, बट जैसे ही एक चीपर ऑल्टरनेटिव लॉन्च हो जाएगा शायद हम बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारियों को टैकल कर पाएंगे और अफोर्डेबल कॉस्ट पे टैकल कर पाएंगे और इंडिया की ही कंपनीज इंडिया में ही ये मेडिसिन बनाएगी और शायद एक्सपोर्ट भी करेगी। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स भी इस कैटेगरी में अपना एक अलग वर्जन लॉन्च करने का प्लान कर रही है। एक्सपेक्टेड है कि इंडियन गवर्नमेंट भी 2026 तक इन ड्रग्स को बनाने के लिए PLI स्कीम निकाल सकती है। और दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिख रहा है फार्मा सेक्टर में। देखो आज के दिन फार्मा इंडस्ट्री में स्मॉल मॉलिक्यूल सॉल्यूशंस ज्यादा है। ये एक सिंथेटिक केमिकल प्रोसेस से बनाया जाता है, प्योरली केमिकल प्रोसेस होता है ये, इसमें कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता। बट आने वाले समय में बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस दोनों को कंबाइन करके लार्ज मॉलिक्यूल ड्रग्स और नेक्स्ट जेन थेरेप्यूटिक्स की ग्रोथ ज्यादा दिख रही है। इस न्यू टाइप ऑफ ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए न्यू एक्सपर्टीज लगेगी। प्लस जहां स्मॉल मॉलिक्यूल्स को रेप्लिकेट करना रिलेटिवली ईजी है, वहीं लार्ज मॉलिक्यूल्स के जेनरिक वेरिएंट्स बनाना रिलेटिवली टफ है, क्योंकि लार्ज मॉलिक्यूल्स में बायोलॉजिकल सोर्सेज यूज होते हैं जो कभी एग्जैक्ट सेम नहीं होते, तो हर बैच में थोड़ा वेरिएंस आ जाता है। इसीलिए लार्ज मॉलिक्यूल्स का अप्रूवल प्रोसेस भी थोड़ा और टफ होता है। बायोकॉन, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज और रिलायंस लाइफ साइंसेज जैसे कंपनीज ये सब लार्ज मॉलिक्यूल्स या बायोसिमिलर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इस स्पेस में भी इंडिया काफी प्रोग्रेस कर रहा है, बट काम भी बहुत करना बाकी है। आज के दिन इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री भले ही वॉल्यूम टर्म्स में थर्ड लार्जेस्ट हो, बट वैल्यू टर्म्स में हम आज भी 14th नंबर पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव है कि हम वैल्यू टर्म्स में भी अपने डेवलप्ड पीयर से फास्टर ग्रो करें एंड मार्केट लीडर्स बने।
आई होप आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। स्पेशल थैंक्स टू हमारी इन हाउस रिसर्चर सी है यवंतिका मलानी। ये सेक्टर को टैकल करना कोई हंसी मजाक नहीं है और उसको ईजिली एक्सप्लेन करना और भी मुश्किल। साथ ही साथ सारे वीडियो एडिटर्स को बिग थैंक यू, क्योंकि ये सारे चार्ट्स एंड ऑल के बिना ये वीडियो थोड़ा ड्राई हो जाता। अब आप भी हेल्प करो, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो, अपना फीडबैक दो एंड इतने बड़े रिसर्च में हमसे कुछ छूट गया हो तो उसके लिए पहले ही सॉरी। हमें आप कमेंट्स में बता दो, हम उस पर और पढ़ लेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो एक और वीडियो बना देंगे। हम और कौन से सेक्टर्स कवर करें ये भी कमेंट्स में जरूर बता देना। मैं हूं आपका एनालिस्ट शांतनु जैन, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।